नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर शुरुआत इस चीज से की जाए, एक चूंकि कल प्रधानमंत्री जो है देश के संबोधन के अगले दिन ठीक सुबह सुबह पहुंच गए थे आदमपुर बेस। और चूंकि वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो बेस तबाह कर दिया गया। वहां से जो तस्वीरें आई, जो तमाम वीडियो आए, उसके बाद मोदी जी ने संबोधन भी अपना किया, उसमें एक बहुत छोटा सा अंश है, जरा आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं सवालों पर आता हूँ। दिखा दीजिए जरा दर्शकों को। सर ये क्लिप है जिसमें प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ और भी बहुत कुछ गंभीर चीजें दिख रही हैं। क्या माना जाए, ये क्या चल रहा था? मोदी जी जब एयरबेस पर गए थे, तैयारी पहले से हुई होगी। क्या ये सब प्लान तरीके से प्लान करके किया गया था? क्या माना जाए इसको? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो कल वाली मॉर्निंग की इवेंट है ना, ये अपने आप में किसी भी नेता के लिए, किसी भी नेता जिसको भी आप दुनिया में जानते हैं, उसके लिए कितना जबरदस्त तैयारी की जाती है मोदी जी के लिए, वो एक अजब उदाहरण है, एक गजब का उदाहरण है कि किस तरीके से कैमरा अलग अलग एंगलों पे, किस तरीके से लंबी चौड़ी एडिटिंग, किस तरीके से बैकड्रॉप और कैमरा, लाइट, एक्शन और फिर मोदी जी। और ये जो आपने दिखाया सीन, ये एयरबेस का सीन है। ये आदमपुर बेस है पंजाब के जालंधर के पास में, और ये पंजाब बॉर्डर के ठीक 100 किलोमीटर के अंदर। अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो देश के सबसे बड़े जो एयरबेस है एयरफोर्स के, उसमें ये दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर देश के तमाम आधुनिक जहाज जो है, लड़ाकू विमान, अंडर जो उनकी स्टोरेज फैसिलिटी जो है उसके बंकर्स के अंदर, एशिया का सबसे बड़े बंकर यहीं पर है हमारी एयरफोर्स के हिसाब से। और उसके बाद हमारा एडी सिस्टम जो S-400 है, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कितना मेटिकुलसली प्लान किया, अगर ये दर्शक समझेंगे तो वो उनको बड़ा आनंद आएगा ये सुनने में। बेसिकली इसीलिए ये प्लान किया कि मोदी जी कोई भी चीज वैसे नहीं करते हैं। आपने देखा रात को 8 बजे उन्होंने, परसों रात को, देश के नाम संबोधन किया 22 मिनट का। उसके 12 घंटे से भी पहले, 12 घंटे पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले वो दिल्ली के पालम से उड़े, सीधे अपना आदमपुर पहुंचे एयरबेस पर। आदमपुर पे उन्होंने करीब करीब 1 घंटा बिताया। और उस 1 घंटे की अगर आप आइटनरी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, सारे दर्शक भी चौंक जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ऑप्टिक्स को लेकर के, वीडियो को लेकर के, पूरे देश में मैसेजिंग को लेकर कितने पर्टिकुलर हो सकते हैं, इसका केवल एक अंदाजा सुनिएगा। उतरे वहां पर, 1 घंटे के आसपास उनका प्रवास रहा। वहां पर उतरते ही एक औपचारिक ब्रीफिंग होती है, जब कोई भी वीआईपी डिग्नेटरी आता है, वहां पर उन्होंने ब्रीफिंग की, अपने उसके बारे में बताया, एयरबेस के बारे में, यहाँ पे ये स्टोरेज है, ये हमारा रोल रहता है हिस्टोरिकली भी, और बहुत ब्रीफ। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की बैकड्रॉप देखिए क्या क्या है। प्रधानमंत्री की बैकड्रॉप में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो इस देश, इसके अंदर जो अभी जो संघर्ष हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें निर्णायक साबित हुआ, पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। पाकिस्तान की कोई भी विमान, कोई भी मिसाइल, कोई भी हमारा एयर डिफेंस नहीं वो कर पाई, कोई ड्रोन वो नहीं कर पाया, नुकसान बड़ा। तो ये जो सिस्टम था, पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने जो दावा किया था पाकिस्तान ने कि हमने आदमपुर एयरबेस को नुकसान किया है और S-400 सिस्टम को उड़ा दिया है। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले पाकिस्तान को रात को चुनौती दी, रात को 8 बजे के संबोधन में, और फिर वहां पहुंचे। 8 टीमें अलग अलग थी, कैमरा 8 अलग अलग कैमरा टीमें, अलग अलग एंगल से वो सारा किया। उसके बाद ये सेट ऐसा बनाया गया कि जब प्रधानमंत्री जी संबोधित करें तो बैकड्रॉप के अंदर S-400 दिखे और दूसरी तरफ MiG-29 दिखे, एयरपोर्ट के अंदर, एयरबेस के अंदर। तो सोच सकते हैं आप वो किस तरीके का मैसेज बनेगा, किस तरह के वीडियो बनेंगे, और वो शूट कितने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में काम आएगा। कितनी शानदार प्लानिंग है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात अगर आप अगली सुनेंगे तो और ज्यादा वो होगा। 28 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, जवानों के साथ गपशप की, बातचीत की। 2 जवानों ने उनके सामने शेरो शायरी की। प्रधानमंत्री जी ने उनको थपकी लगाई, जैसे कोई बड़ा आदमी लगाता है, कोई भी एल्डर, वो थपकी लगाई। और उसके बाद जो अलग अलग फोटो ऑप्टिक्स हुई जवानों के बीच में, जवानों को संबोधित करते हुए, जवानों को हाथ मिलाते हुए, हर एक फोटो फ्रेम अपने आप में, जिसको कहते हैं ना प्रीमेडिटेटेड, कि हर चीज ये इस तरीके से होनी है, जो इवेंट को आप मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड प्लान करते हैं, वो सारा हुआ। और कमाल तब हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली लौटने के भी 2-2.5 घंटे के बाद 12:28 पे, अगर आपको ध्यान हो तो, वो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने 4 फोटो लगाए और जवानों से मिलते हुए और सारी बात उन्होंने लिखी। तो यहाँ 12:28 पे वो आ गया। तो मॉर्निंग से लेकर के प्रधानमंत्री जी पूरे नैरेटिव में आगे, सुबह से ही लगातार, आप जब वो आदमपुर पहुंचे उसके बाद शाम को 3:30 बजे और कमाल हुआ, क्योंकि जो एडिटिंग टीम गई थी, अलग अलग कैमरों से उन्होंने शूट किया था, उसको क्या बोलते हैं, एडिटिंग करने में, अलग अलग फ्रेम वो करने में
उसके पीछे क्या बैकड्रॉप होगी, उस सारे को करने में आप सोचिए कितनी मेहनत की होगी इतनी कैमरा टीम। और वो जो वीडियो था, अदरवाइज तो प्रधानमंत्री कहीं भी बोलते हैं तो लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, कभी एएनआई करती है, कभी दूरदर्शन कर देता है, कोई भी कर देता है, स्टेट ब्रॉडकास्टर तो करता ही। कल उसका लाइव नहीं किया गया, पूरे का पूरा बाकायदा वहीं पर एडिट हुआ प्रधानमंत्री की वापसी के बाद, और 3:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको ट्वीट किया और उसके बाद सारे चैनलों को फीड दिया गया। यानी कि पूरे के पूरे दिन का जो नैरेटिव था वो आदमपुर में फिक्स करके, ये है प्रधानमंत्री जी की वो चीज जिसमें हम कहते हैं ना कि हर एक चीज को वो कितना मेटिकुलसली प्लान किया जाता है एक इवेंट के तौर पर। और बैकड्रॉप में S-400 पाकिस्तान को जवाब भी दे रहे हो, लेकिन आमतौर पर भाषण के दौरान इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, आदर्श स्थिति वो है। ऐसे ही उसके अंदर जो नारे लगा रहे थे, जो आपने दिखाया अभी छोटा सा एक वीडियो, उसके अंदर जवान प्रधानमंत्री हाथ उठा रहे हैं, गाड़ी में है और वो नारे लगा रहे हैं। एक जिस तरीके रैली में माहौल होता है वो भारत के एयरबेस पर माहौल था। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 3:30 बजे वो ट्वीट किया और उसके बाद सारे के सारे देश ने वो देखा कि किस तरीके से जो अपने क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री वहां क्या करके आए, पाकिस्तान के दावे अपने आप ही जुटलाए गए, जब वहां पर एयरबेस भी सुरक्षित है। एयरबेस वाले सुरक्षित तो हमने पहले ही बता दिया था कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, केवल फर्जी दावे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने रात को भाषण, सुबह जाकर के वहां जवानों के साथ इंटरेक्शन और पूरे के पूरे नैरेटिव को, प्लस आने वाले जो चुनाव है, जो भी प्रचार है, उसके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड फोटोग्राफ की पूरी एक एल्बम, वीडियोज की एल्बम, ताकि उसको समय आने पर आईटी सेल और जितना भी उनका जो प्रचार तंत्र है उसको प्रयोग कर सके। तो ये जो चीज जो ये और किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं देखेंगे भारत में आप, आज तक किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। मोदी जी का इन चीजों पर इतना ध्यान होता है कि वो खुद एक एक चीज की बारीकी को देखते हैं। उनके घर में ही प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के ऊपर पूरी एक एडिटिंग टीम बैठी हुई है, हर चीज का शूट वहीं होता है, वहीं एडिट होता है वो, और उसके बाद सारी फीड दी जाती है। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी प्रचार को लेकर के, अपनी छवि को लेकर के, अपने फोटोज को लेकर के हर एक चीज बड़ी बारीकी से, व्यक्तिगत तौर पर किसी पे भरोसा नहीं करते, खुद देखते हैं, खुद प्लान करते हैं और खुद ही एग्जीक्यूट करते हैं। और जो इवेंट मैनेजर्स हैं केवल वो उनको अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, उसके बाद उस सारे को रिहर्स करके जो भी चीज है वो कल आपने आदमपुर एयरबेस पे देखी। ये अपने आप में भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है कि एक तरफ सीज फायर की स्थिति, उस आपको पता है पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष था, उसके बाद पंजाब, चंडीगढ़, सारे के सारे जो बॉर्ड हमारे वो थे एयरपोर्ट सारे के सारे बंद थे। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री की पहली फ्लाइट भी गई उसमें आदमपुर एयरबेस पे। तो ये सारी चीजें मैसेजिंग प्लस ऑप्टिक्स और प्लस एक कैमरे को ऐसी फीड कि जो आने वाले कई महीने तक काम आ सके, ये अपने आप में प्रधानमंत्री जी की वो चीज है जिसको हम लगातार रह करके ऑप्टिक्स पे कितना ध्यान देते हैं वो पिक्चर्स पे, सारी चीजों पे, ये कल सारे देश ने देखा, फौजियों ने भी देखा। अभी आपने जिक्र किया कि ये जो एनिमेशंस हमारे हैं बैकड्रॉप में जो साफ तौर पे दिख रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्या दिक्कत है उससे? अगर उस बेस पर वो हैं और प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं तो भाई फोटो फ्रेम में तो आ ही जाएंगे अगर वो वहां पे तैनात हैं। इससे नुकसान क्या है? क्या इससे भारत का या भारत की सेना का या हमारी रणनीति का या हमारी गोपनीयता का इससे कुछ भंग होती है, कुछ नुकसान होता है? नहीं राम प्रकाश जी, इसमें बेसिकली क्या है कि अभी प्रधानमंत्री जी के शब्द सुनिए क्या है, उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि अभी हमने ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया है, केवल सस्पेंड किया है। तो सेनाएं अभी भी हाई अलर्ट पर है, कंप्लीट अलर्ट पे, सारे बॉर्डर्स पे, एयरफोर्स, नेवी, सब के सब हाई अलर्ट पे। वैसे में जब ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है उससे पहले चुनाव प्रचार शुरू करने का क्या मतलब है? आप जाइए, ठीक है, मिलके आइए, जो कुछ भी करना है। ये एक खास तरह की ऑप्टिक्स एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इसको समझिए ना जरा। और बैकड्रॉप में उस तरह के वेपन दिखाना, जबकि आप ऑपरेशनल उस मोड में अभी भी हैं, कॉल ऑफ नहीं हुआ है। आमतौर पे आज के जमाने में देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो किसी चीज से छुपी हुई है। हर एक देश का सबको ये पता है कि यहाँ पे मिसाइल डिपो है, यहाँ पे अपना एमिनेशन डिपो है, यहाँ पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, सबको पता है। पाकिस्तान का आपने देखा नहीं कि किस तरीके से बताया कि वहां ये थी, वहां ये थी, वहां ये थी, ऐसे ही सबको पता है। लेकिन एग्जैक्ट वो ऑप्टिक्स को लगातार बचा जाता है केवल एक एथिक्स के तौर पर। तो उस एथिक्स की परवाह नहीं की गई, वो खुद गए और बैकड्रॉप में S-400 कंटिन्यूअसली बीम किया गया, देखिएगा आप उस वीडियो के अंदर। और ऐसे ही MiG-29 भी, सबको पता है किस एयरबेस पे कौन सी स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन का नंबर तक पता है, एयरक्राफ्ट के नंबर तक पता है, कौन सा एम्यूनिशन है, कौन सी मिसाइल कहाँ है, ब्रह्मोस कहाँ है, S-400 कहाँ लोकेटेड है। देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। लेकिन अभी ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं हुआ है, इट हैज नॉट बीन विड्रॉन, इट्स नॉट येट ओवर। उसके बाद उस चीज से आप बच भी सकते थे, आइडियली बच ही जाना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें बाद में भी की जा सकती है, क्योंकि अभी भी आपको पता है तनाव जिस तरीके का है। आज भी जब मैं और आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले CCS की मीटिंग खत्म हुई,
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अभी भी जब हम बात करें तो कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, मोदी जी उसमें है। तो इन चीजों को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। तो इसके पीछे एक सोच है, और वो सोच ये है कि देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत ये चीजें, क्योंकि आपको पता है कि उनका जो पूरे का पूरा प्रचार तंत्र है, उनकी जो आईटी सेल है, उनकी जो भक्त मंडली है, वो सीज फायर से खुश नहीं है। और उस सीज फायर के आड़ में कि उसको हमने सस्पेंड करने के बाद ये सारी चीजें हैं, तो वो अपनी तरफ से एक नया नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, नया एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने इस दौरे से करके दिखाया। ये परसेप्शन किसके लिए सर? ये पाकिस्तान के लिए कि अपने समर्थकों के लिए? किसके लिए ज्यादा जरूरी था इस तरीके का माहौल बनाना, बैकड्रॉप में जो है वो हमारे एनिमेशंस को लेना? राम प्रकाश जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो कुछ होता है ना, इस तरह का संघर्ष होता है, या कोई दुनिया में कहीं पर भी कोई युद्ध होता है, कोई संघर्ष होता है, कोई सीज फायर वायलेशन, इस जितनी भी चीजें हैं, अगर इसको आप ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा एकेडमिक विषय है। प्रधानमंत्री जी के जितना भी समर्थक वर्ग है, जितना भी समर्थक वर्ग, वो पहले पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कब से कर रहे थे? 22 तारीख को पहलगाम में हमले के बाद से लगातार। और ऐसा उन्माद, एक फ्रेंजी क्रिएट की गई पूरे देश के अंदर कि पाकिस्तान को इस बार तो निपटा के ही छोड़ेंगे, इस बार तो पीओके लेके ही आएंगे। तो इसके आप सोशियो इकोनॉमिक पहलू पर भी जरा कभी विचार कीजिए। इसका सबसे बड़ा क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी काम करती है, इसके पीछे एक मानसिकता काम करती है, इसके पीछे एक अर्थतंत्र काम करता है। 5 वर्ग ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में वार मॉन्गरिंग के चैंपियन होते हैं। हमारे यहां पाकिस्तान के मामले में वो 5 वर्ग कौन है? सबसे पहले मीडिया। जब भी आप पाकिस्तान का नाम सुनेंगे, जब भी कोई इस तरह की चीज होगी, तो सबसे पहले मीडिया उसकी ऐसी हाइप क्रिएट करेगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? मीडिया करेगा उसको टीआरपी के लिए। टीआरपी क्या चीज है? फाइनेंशियल कंसिडरेशन। उससे रेवेन्यू बढ़ेगा आपको। उसके अगर आप मूल में जाएंगे तो मीडिया किसका है? देश के टॉप बिजनेस हाउसेज का। बिजनेस हाउस वो भी कौन? जो मोदी जी की समर्थक है, देश के टॉप उद्योगपति। 22 तारीख से लेकर के भारत के मीडिया ने अगर मीडिया की कोई एथिक्स लागू की हो, चाहे उसकी कवरेज में, चाहे उसके नैरेटिव में, चाहे उसकी ऑप्टिक्स में, आपने देखा जिस तरीके से कश्मीरियों को बदनाम किया गया, जिस तरीके से पूरे संप्रदाय को, एक पक्ष वो है, पहला रोल उसमें मैं मानता हूं मीडिया का। दूसरा, देश के अंदर जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स होते हैं, ये मैं पूरे दुनिया की साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, हमारे यहां वो कितनी लागू होती है उस पर आएंगे। मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स, जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन होगी, दो देशों के बीच में तनाव होगा, संघर्ष होगा, तो बहुत बड़े पैमाने पर सेना की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से भी बहुत बड़े पैमाने पर परचेजेस की जाएंगी, इमरजेंसी परचेजेस। और उसमें तमाम रूल्स साइड हो जाते हैं कि भाई इमरजेंसी परचेजेस है, अंधाधुंध खरीदी होती है। और वो उसमें कौन लोग लाभार्थी होंगे आप समझ सकते हैं, जो जिसके करीबी होंगे, अफसरों के करीबी होंगे, सरकार के करीबी होंगे, वो उस मौके की ताक में रहते हैं। इसलिए वो उसको लगातार उस पूरे माहौल को बढ़ाते हैं, उन्माद को बढ़ाते हैं। तीसरा वर्ग इसमें अगर आप देखेंगे तो होल्डर्स का, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उनका धंधा क्या है? मुनाफे के लिए वो भी चीजों को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं बड़े पैमाने पर। और आप देखते हैं घंटों में, मिनटों के हिसाब से 30 से 40% कीमतें बढ़ जाती है। 5-10 साल की इकोनॉमी को वो खेल कर जाते हैं, उनको कोई चेक नहीं कर पाता, क्योंकि सारा सबका ध्यान तनाव पे होता है, सीमाओं पे होता है, उन सारी चीजों पे होता है। ये जो 3 वर्ग मैंने बताए, आप समझ सकते हैं भारत में किसके करीब है, देखने की बात है। चौथा, जो इंपोर्टर और इंपोर्टर्स हैं खासतौर पर, ऐसे टाइम पर डिफेंस की भी बहुत भारी पेमेंट में इमरजेंसी परचेजेस होती है, बाकी सारी चीजों की इंपोर्ट परचेज होती है। और वो कौन लोग करते हैं? जो या तो किसी नेता के करीब होंगे या अफसरों के करीब होंगे, और औने पौने दामों पर वो सामान आएगा भी और वो खर्च भी जाएगा, कोई उसका ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है, इमरजेंसी परचेज। 5वें नंबर पे देखिए राजनेता। राजनेता क्या करते हैं? सत्ता के नेता जो है वो तो ही है, वो हर चीज के लाभार्थी हैं, जितनी भी चीजें ये हो रही हैं उसके लाभार्थी हैं। इस माहौल में फाइनली उनको वोट का लाभ होता है। और अगर इसको भी आप छोड़ेंगे तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट सेक्टर है, उसका आप देख लीजिए, जब भी कभी इस तरह की स्थिति होगी तो प्रॉपर्टी प्राइसेस वर्टिकली फॉल हो जाएंगे, और उसमें जो मंदड़ी जो है वो फटाफट मार्केट में आकर के सस्ते में खरीदेंगे, और फिर बेचने का उपकरण जो भी होगा उसमें सारा मुनाफा इन्वॉल्व है। तो ये ना केवल भारत में है, आप रूस में देख लीजिए, यूक्रेन में देख लीजिए, इसराइल में देख लीजिए, फिलिस्तीन में देख लीजिए। बहुत थोड़े लोग हैं जो शांति का पक्ष लेंगे, सारे के सारे लोग वार मॉन्गरिंग। और वार मॉन्गरिंग में सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? सत्ता को या सत्ता के करीबियों को। तो ये जो पूरा माहौल बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी देश का आप लीजिए, भारत में क्योंकि अभी चूंकि संघर्ष होके हटा है, अभी भी ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं हुआ है, तो ऐसा मोदी जी का एक बहुत बड़ा भक्त तंत्र है जिसको सीज फायर अब भी रास नहीं आ रहा है।
आपने लगातार देखा जिस तरीके से उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री का, जिस तरीके से उन्होंने पूरे परिवार की ट्रोलिंग की। तो विक्रम मिश्री ने थोड़ी फैसला किया था कि सीज फायर कर लीजिए, वो तो हाईएस्ट लेवल पे होता है, सीसीएस करती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। लेकिन उन वर्गों को वो चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने खटाखट ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। तो युद्ध का जो उन्माद है उसके पीछे भी एक मनोविज्ञान है, उसके पीछे भी एक अर्थशास्त्र है, और उस मनोविज्ञान को पकड़ते हुए प्रधानमंत्री जी उसी के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं कि जो पॉपुलर परसेप्शन है वो ये ना हो जाए कि मोदी जी क्या कहकर के आए थे सत्ता में। मोदी जी ने सबसे पहले क्या कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि हम घुस करके मारेंगे, यही कहा था ना जब आए थे 2014 से पहले 2013 में, कि हम घुस के मारेंगे। और इस बार क्या मैसेज गया कि हम अंदर घुस करके संघर्ष विराम कर लेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है उनके पूरे के पूरे जो कार्यकलाप थे और जो फैसला लेने की प्रक्रिया थी। और मोदी जी तत्काल समझ भी गए थे कि किस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है, किस तरीके। विक्रम मिश्री वाला मामला ऐसा ही नहीं था, दैट वाज फ्रॉम नोवेयर, उसके पीछे एक सोच थी और सरकार ने उसको तत्काल समझा। तब प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देने हैं, इमीडिएटली आदमपुर निकल गए। और अभी भी लगातार आप देख रहे होंगे, आज सुबह भी सीसीएस की मीटिंग में फोटोग्राफ्स लगातार बाहर आ रहे हैं, एज इफ के कुछ न कुछ हो रहा है, हम खाली नहीं बैठे हैं और हम अभी भी हाई अलर्टनेस की मुद्रा में हैं। तो हर तरीके से वो जो युद्ध उन्मादी जो वर्ग है उसको एड्रेस करने की कोशिश लगातार मोदी जी खुद और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम कर रहा है, ये आप देखिए। इसी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उस जी जी तिरंगा यात्रा को और क्रम में मजबूत करने के लिए देश के हमारे जो रक्षा मंत्री साहब हैं राजनाथ सिंह जी, जो अक्सर तमाम मामलों में जो है वो कड़ी निंदा करते हुए पाए जाते हैं, कड़ी निंदा करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो कड़ी निंदा वाले जो रक्षा मंत्री हैं वो अब भुज एयरबेस पे जाएंगे। वो भुज पे उनके जाने का कार्यक्रम हो गया है डिक्लेयर, 16 तारीख को वो वहां जा रहे हैं। तो ये भी एक अलग तरीके का ऑप्टिक्स अब शुरू हुआ है कि जो मंत्रीगण हैं वो बे एयरबेस पर जाएं और इस तरीके के फोटोग्राफ्स वीडियोस दें। कल भी उसका जिक्र किया था मैंने कि भाई अब सोशल मीडिया और चुनाव के लिए कंटेंट इकट्ठा करने का काम मोदी जी और अब उनके तमाम मंत्रिमंडल ने शुरू कर दिया, क्योंकि सीज फायर के बाद कुछ बचा नहीं था। जिस तरीके से नाराजगी और गुस्सा देश के लोगों में था, ऑप्शन यही था कि जल्दी कुछ करिए, जल्दी कुछ करिए, और उस दबाव में यही सॉल्यूशन तुरंत दिख गया। हेमंत सर, आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, पहले हमले का, युद्ध का, फिर उसके बाद सीज फायर का, फिर सीज फायर के विरोध का? ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन कौन सी ताकतें आपको दिख रही हैं? ये सारी की सारी वही 5 ताकतें जो मैंने बताई, मीडिया से लेकर के हर एक तरीके का व्यापारी वर्ग, होल्डर्स जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जैसे मैंने पांचों बताए। और इसमें राम प्रकाश जी सबसे बड़ी जो असली बात है ना, कि इसका सबसे बड़ा इस माहौल का पीड़ित कौन होता है? इसका पीड़ित होता है आम आदमी, जो खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहता है। इस बार जो तनाव हुआ, आप सोच सकते हैं कितनी गहराई तक लोगों के अंदर तनाव था। चंडीगढ़ में तमाम लोगों से मेरी बात हुई, पंजाब में लोगों से मेरी बात हुई, दिल्ली और गुड़गांव के लोग तक भी चिंतित थे, राजस्थान में जयपुर तक के लोग चिंतित थे कि ड्रोन घूम रहे हैं वहां, फला ये हो रहा है, ये खबर आ रही। पूरे देश में एक पैनिक का माहौल आम आदमी के अंदर। वो पाकिस्तान में भी उससे भी बुरा होगा, क्योंकि हमने तो वहां स्ट्राइक किया जबरदस्त, लेकिन आम आदमी सबसे ज्यादा उसमें होता है। नंबर 2 सरकारी कर्मचारी, नंबर 3 फौज और अर्धसैनिक, ये सबसे ज्यादा पीड़ित है। और इस मौके का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं वो मैंने बताया, मीडिया का अर्थशास्त्र, मार्केटियर्स का अर्थशास्त्र, जो होल्डर्स है उनका अर्थशास्त्र, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स, राजनेता, और खासतौर पर जो ये रियल एस्टेट वाले लोग, ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि स्थितियां नॉर्मल रहें। जितनी स्थिति एबनॉर्मल रहेगी, जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जितना लोगों में भय व्याप्त होगा, इनके लिए वो मोदी जी वाला जो परफेक्ट जो शब्द है ना, आपदा में अवसर, तो ये सारे वो वर्ग हैं जो आपदा में अवसर तलाशते हैं। उसमें पिस्ता आम आदमी है, उसके शिकार होते हैं फौज, उसके शिकार होते हैं अर्धसैनिक बल, लेकिन उससे जो ऑप्टिक्स क्रिएट होती है, उसका आपको इलेक्ट्रल बेनिफिट कैसे लिया जाए, उस काम में ये सारे का सारा जो इकोसिस्टम है वो उसमें इफेक्टिव है, वो उसके चैंपियन हो चुके हैं। वो लगातार आपने देखा जिस तरीके से, सबसे पहले पुलवामा वाला एक अपने आप में उदाहरण है। पुलवामा के समय, जिस समय पुलवामा का हादसा हुआ, प्रधानमंत्री जी कहां पर शूट कर रहे थे, वहां से 5-6 घंटे तक इनकम्युनिकेट होते। तो राजस्थान के, वो अपने क्या नाम, जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक कांटेक्ट करते रहे, बात ही नहीं हो पाई। उसके बाद निकले जो भी स्थितियां हुई, पहले पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद जैसे ही बालाकोट हुआ, बालाकोट के शहीदों के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को उद्वेलित करता है, और उसमें फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है ये गिद्ध मीडिया, जो पहले माहौल को क्रिएट करता है उस दिशा की तरफ,
उसके बाद जो रिटेलिएशन किया उसकी तरफ, और कुल मिलाकर के फिर वो एक पूरी रेसिपी बन जाती है जिसको आप राष्ट्रवाद कहते हैं। उस राष्ट्रवाद के अंदर लोगों को भरमा करके और सारी चीजें की जाती है, और यही वो इकोसिस्टम है जो कोई भी लॉजिकल बात आगे नहीं बढ़ने देता। ये भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। नफरत का जो व्यापार है वो भी यही लोग करते हैं। ये जितना भी सिस्टम है यही नफरत का भी व्यापार करता है, यही उन्माद भी फैलाते हैं। आप देखिए 10 तारीख को शाम को आपको पता है 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया, संघर्ष विराम कहिए उसको, सीज फायर। सबसे पहले निशाने पे कौन आया? सबसे पहले निशाने पे आए विदेश सचिव। उसके बाद कल जो आपने देखा मध्य प्रदेश में इंदौर के मंत्री थे मिस्टर शाह, वो कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहते हैं। जो पूरे इस संघर्ष की, जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ, उसका फेस थी महिला फेस। उनकी जितनी भारी ट्रोलिंग की गई। उसके पहले हिमांशी नरवाल, जो विनय नरवाल की पत्नी थी, उनकी ट्रोलिंग की गई। उसके बाद गौरव आर्य ने जिस तरीके से ईरानी विदेश मंत्री को गाली दी, और कोई ईरानी विदेश मंत्री के बीच बचाव में नहीं आया, एम्बेसी को अगर आप छोड़ दें तो। उससे पहले कश्मीरी मुस्लिमों और एक संप्रदाय को पूरे के पूरे उसको किया गया। विपक्ष में खड़गे जैसे नेता को क्या कहा गया दूरदर्शन पर, स्टेट ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, कि देशद्रोही लोग ही हैं। और उनकी ट्रोलिंग होती रहे, कुछ भी होती रहे, कोई भाजपाई मंत्री, कोई भाजपा की आईटी सेल, कोई भी व्यक्ति ठीक और गलत को गलत नहीं कहता, वो अपने नैरेटिव में लगे होते हैं। तो ये जो नफरत का व्यापार है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है कंप्लीट। इसका पूरा एक सर्कल है। पूरे विपक्ष ने, आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ एकजुटता दिखाई 22 अप्रैल से ही, जैसे ही पहलगाम हुआ तब से। उसके बावजूद अगर मुख्य विपक्षी दल का राज्यसभा में नेता, अगर खड़गे साहब अगर देशद्रोही है, स्टेट ब्रॉडकास्टर कह रहा है, वो एंकर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? स्टेट ब्रॉडकास्टर ने क्या किया उसके खिलाफ? क्या आप सोच सकते हैं ये बात? कोई भी सरकार का पक्ष उसमें आया बीच में? पार्डन सर, ये वाला जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों बीजेपी और आरएसएस को सूट करता है? क्यों इस तरीके का माहौल हर बार जो है क्रिएट हो जाता है? क्यों क्रिएट हो जाता है या क्रिएट किया जाता है प्लान करके? नहीं, ये बाकायदा प्लान है। ये अपने आप आज की तारीख में सारी सिचुएशन ऑटोमेटेड अवस्था में डाल दी गई है। जैसे ही कोई एक्शन होगा उसका एक रिएक्शन होगा, आईटी सेल उसमें एक रोल करेगी, मीडिया उसको बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद चीजें बढ़ती बढ़ती उस निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगी। आप ये देखिए कि 22 अप्रैल को जैसे ही, आपको ध्यान होगा पहला विजुअल क्या आया था कि धर्म पूछ करके गोली मारी। उस नैरेटिव को रामप्रकाश जी भूलिएगा मत। उस नैरेटिव को लगातार दूरदर्शन ने, चैनलों ने, सबने मल्टीप्लाई किया हर जगह। उसके बाद महिला आयोग ने हिमांशी के मामले में जो निंदा प्रस्ताव किया, जो ट्वीट किया, उसके अंदर भी क्या कहा? धर्म पूछ कर गोली मारी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उसका ओपनिंग सेंटेंस सुनिए क्या? धर्म पूछ कर गोली मारी। तो आपको ये नैरेटिव नहीं दिखता? एक खास तरीके की एक सोच नहीं दिखती कि 22 तारीख वाली बात को आप 12 तारीख को लगातार 21वें दिन उस बात को बढ़ा रहे हो? तो आपकी मंशा बड़ी साफ है कि आपका प्लैंक क्या है। आपका प्लैंक है धर्म, आपका प्लैंक है उन्माद, आपका प्लैंक है सांप्रदायिकता, और आपका प्लैंक है वर्टिकल डिवीजन। उस प्लैंक के ऊपर सारे मीडिया से लेकर के आप इसको जोड़ के देख लीजिए कहां से कहां पहुंचता है। तो ये ऐसे ही नहीं है। जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी इफेक्टिव कार्रवाई कर दी, तो आपने कभी ये सोचा कि इस बार पूरे देश के अंदर जीत का जश्न क्यों नहीं मना? जबकि हकीकत में आपको बता रहा हूं, हर चीज को मैंने बहुत बारी केस देखा है, भारतीय सेनाओं ने ठीक से ठोका है पाकिस्तान को। उसके बावजूद भी जीत का अगर कोई पूरा देश में जश्न का माहौल नहीं बना, तो उसका कारण समझना पड़ेगा क्या है कि जो ये पांचों लोग थे, इनकी रक्त पिपासा अभी शांत नहीं हुई थी। ये चाह रहे थे कि ये बात आगे बढ़े, ये लगातार चले कुछ दिन। तो उनको बेसिकली सुरक्षा से उनको कोई मतलब नहीं, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनको अपने अर्थशास्त्रीय मतलब है, जो मैंने ये पांचों वर्ग बताए। और ये पांचों वर्ग किसके करीब है आप समझ सकते हैं। ये है सारा युद्ध का मनोविज्ञान, ये है सारा बॉर्डर कन्फ्लिक्ट का मनोविज्ञान। ये यहां पर भी लागू है और ये दुनिया के किसी भी कोने में लागू है। चेहरे अलग हो सकते हैं, लाभार्थी वर्ग अलग अलग हो सकते हैं, मानसिकता अलग नहीं, मानसिकता वही है कि डिस्ट्रक्शन से लाभ उठाओ, आपदा में अवसर का लाभ उठाओ। प्रधानमंत्री जी ने जब परसों ये कहा राष्ट्र के नाम संदेश में कि धर्म पूछ कर गोली मारी, आप उसकी केवल मंशा समझिएगा उसके पीछे। और यही बात जो हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग हो रही है, उन्होंने किस बात पे कहा था कि कश्मीरियों ने मदद की और मुस्लिमों का इसमें बार बार जिक्र मत कीजिए। कितनी बेहतरीन बात थी। उसके बाद राइट विंग ने उनकी ट्रोलिंग की। कोई राइट विंग का नेता, पूरी भाजपा राष्ट्रवादी, किसी एक ने हिमांशी नरवाल की मदद की हो बता दी? विक्रम मिश्री सरकार की ड्यूटी कर रहे थे, उनकी किसी ने मदद की हो? बीजेपी वाले ने, उनके विदेश मंत्री ने उनको प्रोटेक्ट किया? नोबडी। तो आप समझ लीजिए किस प्लैंक पे खेला जा रहा है। ये वो है असली चीज
जिस मनोविज्ञान के ऊपर ये सारी जो भक्त मंडली, जो सारी ट्रोल सेना, जो सारी आईटी सेल और जो सारा इकोसिस्टम जिस पर ऑपरेट करता है, और उसके फॉल आउट सारा देश देखता है। आज जब मैं और आप जब इतने धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, उनको वो नहीं सुहाएगी। भाई युद्ध किसी भी चीज का समाधान कभी हुआ है क्या आज तक? अल्टीमेटली डिप्लोमेसी कम्स इनटू पिक्चर। भारत, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, उन्होंने संघर्ष विराम स्वीकार किया ना, किसी भी कारण से किया। हालांकि उन्होंने कारण नहीं बताया, बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया ना, और उसके बावजूद करना पड़ा। इसका मतलब अल्टीमेट संघर्ष विराम के बाद ही कोई चीज आगे बढ़ेगी। युद्ध से बढ़नी होती तो बढ़ी जाती, लेकिन ये इकोसिस्टम नहीं समझेगा और वो उसको समझाएंगे भी नहीं। तो उनका ओपनिंग सेंटेंस, अच्छा पाकिस्तानियों को देख लीजिए, पाकिस्तानी भी यही काम कर रहे हैं कि भारत को घुस के मारेंगे। वहां का रक्षा मंत्री मरे पड़े हैं, खाने को रोटी नहीं है, कर्ज से देश चल रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ से लेकर के रक्षा मंत्री, किसी की बात सुन लीजिए, भारत का ये कर देंगे। पहले अपना तो देख लो क्या है, खड़ा होने की तुम्हारी स्थिति नहीं है, कर्ज में डूबे पड़े हो, 2 दिन तुम्हें ब्याज कर्ज लेट हो जाए तो रोटी नहीं मिलेगी पूरे देश को ना। वो एक पूरी की पूरी मानसिकता को एड्रेस करते हैं, वो है युद्ध का अनुवाद। उस उन्माद के सहारे वहां की सेना अपना धंधा कर रही है, बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान की सेना का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। देश जितना अस्थिर होगा, भारत के साथ जितना तनाव होगा, उनकी बल्ले बल्ले। तो ये सारे का सारा इकोसिस्टम इस अनस्टेबिलिटी, इस अस्थिरता, इस तनाव, इस उन्माद पर जीता है, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, जब गैलवन के अंदर जो कुछ हुआ, चाइना के साथ तो हमारी कितने दशकों से कभी बॉर्डर पर एक गोली भी नहीं चली। चाइना के अंदर जो कुछ हुआ बॉर्डर के ऊपर गैलवन में, तब तो इससे भी ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था। उसके सैनिक मारे भाई, ये कर्नल चले गए, उसके बावजूद देश में कहीं आवाज उठने, इस इकोसिस्टम ने कंट्रोल कर दी। गिद्ध मीडिया उस पूरी खबर को दबा गया, उसकी सच्चाई कभी बाहर नहीं आने दी। पहले गिद्ध मीडिया ने दबाया, प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में कह दिया कि ना कोई आया ना कोई गुस्सा, बात खत्म। तो देखिए, जब चाइना आए तो अलग वही चीज है, पाकिस्तान आ जाए तो अलग चीज है। और ये बात जब मैं और आप सवालों के साथ उठाएं तो हम देशद्रोही हैं। और जो लोग हमारी ट्रोलिंग करते हैं वो कौन लोग हैं, उनका सोचिए। वो गिद्ध हैं जो उस जहर पर, जो सांप्रदायिक जहर पर, जो उस उन्माद पर, उस पे पलने वाले परजीवी हैं। तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी वर्ग जो क्रिएट किया गया है, वो इस सारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। वो इसको संचालित करता है, वो इसको मल्टीप्लाई करता है और इसको नैरेटिव के तौर पर इस्टेब्लिश करता है। ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। इस नए तरीके के एस्टेब्लिश नैरेटिव से भारतीय जनता पार्टी कितने चुनाव जीतती रहेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनावी मटेरियल तो जुटाने का क्रम, सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अब एक के बाद एक तमाम चेहरे इस तरीके की जगहों पर जाएंगे जहां से अलग अलग तरीके का मटेरियल, वीडियो, ऑडियो, विजुअल, ये सब मिल सके और उनको इकट्ठा करके चुनाव में झोंका जाएगा। जनता को ये डिसाइड करना है कि इस झोंके हुए मटेरियल से कितना अपने आप को जोड़ना है, ये उन पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।